सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्ट खान चैनल में। तो आज हम लोग 3D चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड रिलेटेड PYQs और मोस्टली जो हाई मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैंने पिक किए हैं। और दूसरा चीज़ एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। और ये इस वीडियो देखने के बाद आपको एकदम लगेगा कि भाई साहब 3D जैसा ईजी चैप्टर कुछ है ही नहीं। तो चलिए पहले ना सारा कॉन्सेप्ट को एक बार में क्विक रिवीजन करके देखते हैं। तो चलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले ना कुछ बेसिक बात को आप समझ लें कि जैसे कि किसी भी देखिए वेक्टर 3D आपस में को रिलेट करता है तो थोड़ा सा वेक्टर चीज़ें का आता ही आता है। तो आपको पता है कि किसी वेक्टर को डिनोट करने के लिए आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप हम लोग लिखते हैं। अब इसमें जो एक्स वाई जेड है आपको पता है ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो होता है और LMN को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और आप ये भी जानते हो कि अगर LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहिए। और L आपको अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो आप जनरली जो x आपका जो डायरेक्शन रेशियो होता है उस x को लिखिए और उसके नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका L आ जाएगा। यही L इन टर्म ऑफ अगर एंगल का बात करें तो वो कॉस अल्फा होता है जिसको हम लोग एंगल विथ एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। फिर m y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका कॉस बीटा और सॉरी यहाँ m की जगह यहाँ पर n होगा। और n बराबर हो गया आपका z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कॉस गामा हो गया। ये एंगल विथ जेड एक्सिस, ये एंगल विथ वाई एक्सिस। तो ये LMN ऐसे निकलता है। इससे आपका NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक क्वेश्चन जितने भी है वो बन जाते हैं। इतना ही थ्योरी। यहाँ से बात होता है एक्सरसाइज 9.2। प्लेन तो इस बार आ नहीं रहा है तो हम लोग लाइन तक ही बात करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो दो तरह होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। अब लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन x1 होता है, कौन y1 होता है, कौन a होता है, कौन b होता है, कौन c होता है, कब ab बन जाता है, कब c बन जाता है। सब चीज़ एकदम क्लियर, एकदम हर एक चीज़ को नोट बाय नोट आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म का अगर हम बात करें तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। अगर कभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दे कि कार्टेशियन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो तो आपको इसी तरह इक्वल टू में करके लिखना पड़ेगा। मगर यहाँ एक और बात यहाँ ध्यान देंगे कि अगर ये जो x y z है इनका कभी वैल्यू नहीं बैठता है। x y z का सिर्फ x y z ही रहेगा। x1 y1 z1 हमेशा आपको खोजना रहेगा और a b c हमेशा खोजना रहेगा। बस ये फॉर्म याद रखो आप, ठीक है। फिर एक वेक्टर फॉर्म होता है। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म बना लिए ना तो वेक्टर फॉर्म इजीली बना लेंगे। वेक्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और सोचने वाला बात यह है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इससे क्या रिलेशन है। तो देखिए मैं बताता हूँ कि ये जो ए दिख रहा है ना, ये ए, ये जो मैंने ए लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ये ए आपको कहाँ से आएगा। अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म बना लिया है तो इसका x1 y1 z1 ही, इसका x1 y1 और z1 ही ए होता है, ठीक। तो मान लेते हैं अगर आपके पास 2 3 4 है तो आपका ए वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा। ये आपका ए वेक्टर मिल जाएगा। बचा लैम्डा भी, तो लैम्डा तो एज इट इज रहेगा, लैम्डा रहे, म्यू रहे, टी रहे, पी रहे, क्यू रहे, कुछ मतलब नहीं, ठीक है। अब बचा बी कैसे निकालेंगे। तो ये जो बी वेक्टर होता है ना, ये जो बी वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर जस्ट आपका ए बी सी को आप बी वेक्टर बोलते हो। ए बी सी आपका ए बी सी ही बी वेक्टर होता है, याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये था कि कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन है। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म बना लूँ तो क्या मैं वेक्टर फॉर्म बना सकता हूँ। हाँ बना सकते हो वेक्टर फॉर्म। कैसे बनाऊंगा, x1 y1 z1 ही आपका ए वेक्टर हो जाएगा और ए बी सी ही आपका बी वेक्टर हो जाएगा। तो आप ए बी सी को आप बी वेक्टर में लिखिएगा, ठीक है। आई होप को ये बात समझ में आएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा बाद में खैर फिलहाल अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नोट करके मैंने 3 बातें लिखी हैं। इस 3 बातें से आप बहुत सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं, बहुत सारा। अब देखिए 3 बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पासेज थ्रू द पॉइंट इस तरह का वर्ड दिखे, पासेज थ्रू द पॉइंट, तो दिमाग में आप हमेशा रखिए वो हमेशा x1 y1 z1 होगा। उसको x1 y1 z1 मतलब समझ 90% क्वेश्चन में तो यही चीज एकदम आइडिया लग जाएगा कि x1 y1 z1 अगर पासेस थ्रू करके पॉइंट लिखा है तो वो x1 y1 z1 की तरह ही ट्रीट होगा। अब लिख दिए पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 कहाँ बैठेगा कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ 1, 2, 3। और गिवन डायरेक्शन टू द वेक्टर बोले तो वो ए बी सी कहलाएगा।
गिवन डायरेक्शन टू द वेक्टर बोले तो वो ए बी सी कहलाएगा। तो आप यहाँ पे ए बी सी बैठा दोगे, समझे कि नहीं समझे? अच्छा ठीक है, एक और इसके साथ ए बी सी ढूंढने का एक और तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी बी आई, ई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को देखिए, इसलिए मैंने मार्क भी किया है। कोई भी लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू द वेक्टर, किसी लाइन के पैरेलल बोल दे, कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल बोल दे, या कोई एक लाइन है वो हमको नहीं पता क्या है, मान लेते हैं वो लाइन कोई कुछ भी होगा, x बाई एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, और इसके जगह हमको मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कोई भी दिया, ये मान लेते हैं एक लाइन है, ये लाइन इस कोई वेक्टर के पैरेलल है, कोई वेक्टर है, वो वेक्टर आपको नहीं पता, मतलब वो वेक्टर जो भी है उसके पैरेलल है, तो उसका ए बी सी इसके ए बी सी के बराबर होगा, ये याद रखना, यही समझाना चाह रहे थे कि एनी लाइन पैरेलल टू द वेक्टर, अगर कहीं भी कोई लाइन अगर किसी वेक्टर के पैरेलल है तो उस वेक्टर का ए बी सी इसका ए बी सी के बराबर होगा। तो आई होप आपको समझ में, अगर किसी लाइन का आपको x1 y1 z1 चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा x1 y1 z1, पासेस थ्रू लिखा है तो वो x1 y1 z1, और बस नीचल ढूंढना रह गया ए बी सी, और ये बनता है तो मैंने बताया कि इसकी मदद से आप ये भी बना सकते हो। तो x1 y1 z1, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ तो आप वीडियो थोड़ा सा प्रीवियस करके उसको अच्छे से सुनिएगा, धीरे से समझ में आ जाएगा। तो x1 y1 z1 पासेस थ्रू पॉइंट से मिल गया, बचा ए बी सी, तो ए बी सी कहाँ, अगर गिवन डायरेक्शन लिख दिया तो सीधे ए बी सी मिल गया। और कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखेगा कि एनी लाइन पैरेलल, कहीं पैरेलल, अगर पैरेलल जैसा वर्ड मिले ना तो पैरेलल वाला वेक्टर भी क्या होता है, ए बी सी देता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, इफ एनी लाइन मतलब तो कोई भी लाइन आपका, ठीक है, अगर वो लाइन परपेंडिकुलर हो, देखिए सिंबल याद रखिए, परपेंडिकुलर है लाइन 1 पे भी और लाइन 2 पे भी, देन लाइन L, यही जो लाइन L है ये पैरेलल टू L1 क्रॉस L2। सुनिए, अगर आप किसी लाइन को आप पैरेलल बता रहे हैं तो उसका ए बी सी तो मिल ही जाएगा। अगर कोई लाइन, जैसे मान लेते हैं कि P पैरेलल है Z लाइन का, ठीक है, तो Z का ए बी सी इसके ए बी सी के बराबर होगा। अभी जो बात बताए हैं उसको दिमाग में रखो बस, और सारी बातों को नोट कर लो, जब क्वेश्चन बताऊंगा ना इससे फील एकदम जादू हो जाएंगे, जादू, समझे। तो मैंने कहा P पैरेलल है, पैरेलल बहुत ध्यान देंगे, पैरेलल है Z पे, तो Z का ए बी सी P का ए बी सी हो जाएगा, ठीक। मैंने उसी तरह बोला कि कोई ए लाइन है, वो इसमें पैरेलल नहीं बोला, वो बोला परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं B और C पे। ओहो, इस बार पैरेलल नहीं बोला, इस बार बोला परपेंडिकुलर है B और C पे, तो मुझे A का ए बी सी कैसे मिलेगा? तो ए बी सी ढूंढने के लिए अगर आप B क्रॉस C कर देते हो, सुनना, अगर आप B क्रॉस C कर देते हो, B क्रॉस C, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, अगर आप नहीं देखे तो वेक्टर अब में आप जैसी वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पे वेक्टर का लिंक आएगा, उसमें वेक्टर का वन शॉट जा करके आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला सीख सकते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से निकलता है। तो अगर B क्रॉस C करेंगे तो जो भी B क्रॉस C करके क्या मिलता है, B क्रॉस C करके वेक्टर आएगा, डिटरमिनेंट मेथड से निकलता है ना जी ऐसे करके, तो जो भी वेक्टर आएगा वो वेक्टर फिर A का पैरेलल हो जाएगा। तो समझिए कि मैंने कहा कि अगर कोई A वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी सी का, तो वही A वेक्टर पैरेलल होगा अगर आप B क्रॉस C कर देते हैं। तो इस तरह से फायदा, अगर आप B क्रॉस C कर देते तो उससे एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का ए बी सी, अरे कोई भी वेक्टर मिला, जैसे मान लेते वेक्टर मिल गया 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप मान लेते हैं, तो इसका पहला वाला A कहला जाएगा, दूसरा वाला B कहला जाएगा, तीसरा वाला C कहला जाएगा, तो इसका ए बी सी जस्ट A के बराबर हो जाएगा, मतलब A का ए बी सी के। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना पैरेलल वाला जो भी होता है, पैरेलल वाला में ए बी सी दूसरे के ए बी सी के बराबर होता है। तो इफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1 लाइन 2, दो लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है तो वही लाइन लाइन L इज पैरेलल, वो पैरेलल हो जाएगा कब, जब लाइन 1 और लाइन 2 को आप क्रॉस कर दोगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट समझिए, पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट अगर बोले तो अगर पासेस पॉइंट मतलब दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट और ये दो पॉइंट, मतलब 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया है, अब तब आपको बोले कार्टेशियन फॉर्म बनाओ, इस सब पास से उससे कुछ नहीं लिखा है, बस दो पॉइंट दे दिया, उससे बोला कार्टेशियन फॉर्म बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, आप x लिखोगे, x में मैंने बोला था x y z कुछ नहीं बैठाते हैं, x y z एज इट इज रहता है, x1 की जगह ये पहला वाला, y1 की जगह ये और z1 की जगह ये, नीचे वाले ए बी सी कहाँ से लाएं, तो ए बी सी के लिए आप पहला को दूसरा से घटा दो,
x2 में से x1 घटाएंगे तो a मिल जाएगा, y2 में से y1 घटाएंगे तो b मिल जाएगा, z2 में से z1 घटाएंगे तो c मिल जाएगा। अब जहां ये मिला तो आपको पता है कि x1 y1 z1 ही a होता, तो आप तो a तो लिख लिए, तो ये क्या लिख दिए हैं, इसको हटाओ मत कंफ्यूज हो, b वेक्टर में लिखा था। अरे भैया अब ये बन गया है तो ऑटोमेटिकली मैंने बताया था कि a के लिए x1 y1 z1 हो जाएगा। अब b लिखना चाहते हो तो यही वाला हो जाएगा आपका a, यही वाला हो जाएगा आपका b, यही वाला हो जाएगा आपका c, जो b में आ जाएगा मैंने बताया था b में c आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। L1 अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a1 a2। अब बोले कि a1 a2 कहाँ से आएगा, अरे भाई दो लाइन जैसे मान लेते ये लाइन है तो इसका a1 b1 c1, एक और ऐसा ही लाइन होगा तो उसका a2 b2 c2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर गुना करते हो तो वो 0 के बराबर आता है, तो प्रूफ हो जाता है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। एक और इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें L1 L2 अगर उसी का डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है, कभी कभी बोल देता है a1 a2 नहीं दे डायरेक्शन कोसाइन दे देता है, तो उस केस में L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 गुना करने पे 0 आता है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगा। फिर उसके बाद L1 पैरेलल, अगर दो लाइन को अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो सेम a1 b1 c1 जो था उसी को आप रिस्यूम कर लो, a1/a2 b1/2 और c1/c2। तो यहाँ से इंट्रो खत्म नहीं होता है, एक लास्ट एंगल और शॉर्टेज डिस्टेंस का एक और चीज़ हम आपको फॉर्मूला उसका लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल इतनी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आपको और फील आएगा। तो बस चलिए हम लोग अब आगे का इंट्रो खत्म करते हैं, बस दो ही इंट्रो बचा हुआ आपका, इसमें दो तरह का, एक एंगल बिटवीन लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने फॉर्मूला, और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने के लिए दो तरीके, सबसे पहली बात एक कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा और वेक्टर फॉर्म दिया रहेगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो ये तो आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म, ये भी पता है आपको कार्टेशियन फॉर्म। तो एंगल निकालने फॉर्मूला cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 को ऐसे गुना में जोड़ दीजिए, अब फिर रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। आप एक ही फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, आप कार्टेशियन फॉर्म को आप वेक्टर फॉर्म को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट इसके लिए भी स्पेशली फॉर्मूला है, बट ये दोनों फॉर्मूला में अंतर कुछ भी नहीं है। देखिए आपको मैंने बताया था कि b जो होता है तो वो b क्या होता है, ये a b c ही होता है, तो b1 मतलब क्या हो जाएगा a1 b1 c1, अब b2 मतलब क्या हो जाएगा a2 b2 c2। अब b1 और b2 में जब डॉट करिएगा तो मैंने आपको बताया था दो फैक्टर के बीच में जब डॉट होता है तो ijk तो हट जाता है, तो सिर्फ स्केलर कंपोनेंट बचेंगे। तो स्केलर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा फर्स्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो डॉट करने पे तो वही चीज़ आएगा, देख लीजिए। फिर b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 मैग्नीट्यूड, देखिए ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, b1 का मैग्नीट्यूड ही तो हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर b2 का मैग्नीट्यूड कैसे a रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो ये जनरली एंगल बिटवीन टू लाइन। अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या है कि वेक्टर फॉर्म है, ये r वेक्टर ये r2 वेक्टर, ये दो आपको वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि आपको a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर घटा देना है, जो भी वेक्टर आएगा उसको साइड में लिख लीजिए, फिर b1 b2, यहाँ पे b1 होगा या b2 होगा, b1 b2 के बीच में क्रॉस लेना, क्रॉस पता है वो क्रॉस डिटर्मिनेंट मेथड, इसका क्रॉस लिए इसको माइनस किए, फिर उसके साथ डॉट लेंगे, डॉट से स्केलर आएगा। अब फिर यहाँ b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर आएगा उसका फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तो भी नंबर आएगा, तो मैग्नीट्यूड रख के फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, मॉड लगा देंगे तो डी आ जाएगा। और यही चीज़ कार्टेशियन फॉर्म में नहीं, इस ई फॉर्मूला को लगाइएगा भी नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में एकदम प्रॉपर ये फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें चल सकता है ये लगा लो चाहिए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कार्टेशियन फॉर्म में प्रॉपर ही फॉर्मूला लगाना होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1/a1 जो आपको रहता है, ये तो वही चीज़ है, सेम है ना। देखिए यहाँ पे बस याद के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 कहाँ है भैया, x2 माइनस, तो इसका x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 सॉरी ये हो गया आपका z2। अब z2 में से आप z1 हटा लिए तो यहाँ लिख लिए, फिर a1 b1 c1 यहाँ से उठाइएगा a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर यहाँ से उठाइएगा a2 b2 c2, और नीचे इसका मॉड करिएगा, मॉड मतलब सॉरी ये आपका मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं आप मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस उस टाइप से डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट निकाल करके उसको सॉल्व करके ऊपर में रख लीजिएगा, क्योंकि वो तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नंबर ही आएगा। फिर नीचे रूट डी,
अब ये रूट डी क्या है, डी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, इतना बड़ा है डी को अलग से, सो डी को सॉल्व करके फिर रूट के अंदर बैठा दीजिएगा। अभी याद कैसे करें, बहुत किसी को डी याद करने में दिक्कत होता है, तो मैं डी याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखिए ए बी चल रहा है, फिर बी सी चल रहा है, फिर ए सी चल रहा है, तो मतलब बी सी ए बी है ना। तो ऐसे याद रखिए ना, बकाब, समझे, बकाब याद रख सकते हैं आप। बकाब से क्या फायदा होगा आपको, तो आप बकाब याद रख सकते हैं। देखिए बकाब से क्या फायदा होगा आपको, मान लेते बकाब, आप ना सिर्फ नीचे वाला के लिए याद रखो बकाब, ठीक है, बकाब बी सी ए बी, बकाब। बकाब से कैसे, देखो पहला वाला बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी, ऐसे दो जोड़ी याद करो, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। अब लिखो, पहले मैंने बी सी जोड़ी बनाया तो मैं लिखूंगा बी सी बी सी, ऐसे ऐसे आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं नीचे जो जाता हूँ यहाँ पे बी सी मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, सी ए, तो मैंने सी ए लिख लिया। फिर क्या है मेरा ए बी, तो मैंने ए बी और ए बी लिख लिया, ठीक है। बीच में प्लस दे दो, स्क्वायर दे दो, स्क्वायर दे दो, स्क्वायर दे दो, माइनस दे दो, माइनस दे दो, माइनस दे दो, ठीक है। अब एकदम आराम से 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 और 1। अब देखो मैच कर लो, मैच कर जाएगा। देखो सी ए जो है, सी ए, ये देखो सब, ये तो सब प्लस है, मैं तो आगे पीछे चल सकता है। सी ए वाला देख लो यहाँ पे है C1 माइनस A2 माइनस C2 माइनस A1, देखो मैच कर गया। फिर वही चीज़ ए बी वाला देख लो, ए बी वाला A1 B2 माइनस A2 B1, देखो यहाँ मैच कर गया। और फिर ये वाला चीज़ यहाँ मैच कर गया, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रो समझ में आएगा। इंट्रो को नोट करके पेपर में लिख लीजिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे सामने से आप रिलेट करके चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको सारे PYQ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3D के। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। देखिए आपको क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन निकालने, यानी आपको बात कर दिया L M और N का। इसमें से हमने बताया था L के लिए क्या होता है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो ये वाला ट्रीट हो जाएगा x की तरह, ये y की तरह, और ये वाला z की तरह। इंट्रो में अगर आप लिखे हुए हैं, इंट्रो अगर आप साथ में रखे हो तो आपको पानी की तरह समझ में आएगा। फिर रूट अंडर आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो करना है। तो चलिए पहले हम रूट अंडर ही निकाल लेते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जब हम निकालेंगे तो जरा देखेंगे तो मेरा रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जो कि सॉल्व करने पे 4 प्लस 36 प्लस 9, चूँकि जो आ रहा है रूट अंडर 49, जिसको सॉल्व करके 7 हो गया। तो आपको L का मान हो गया 2 के साथ 2/7, और आपका M का मान हो गया -6/7, और आपका N का मान हो गया, जिसको एलिमेंट हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, 3/7। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। और क्या, अब देखिए यहाँ क्या बोलता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल। अच्छा, आपको एलिमेंट बोला है निकालने, बट एक हिंट दे दिया कि आपको मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने आपको बताया था LMN एंगल का टर्म में बराबर किसका होता है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था L बराबर कॉस अल्फा। तो चूंकि यहाँ पे मैंने कॉस अल्फा लिखा, M बराबर भी आपका क्या होता है, कॉस बीटा, फिर आपका N बराबर होता है कॉस गामा, N होता है। तो जिसमें से आपको बोला है कि इक्वल एंगल बना रहा है, तो चलिए इक्वल एंगल बना रहा है, तो मान लेते ये थीटा, तो ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा होगा, ठीक है। या फिर आप कन्फ्यूजन हो तो आप अल्फा भी लिख सकते हैं, अगर ये अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा बना रहा है, और ये भी अल्फा ही बना रहा है, ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। और एक और रिलेशन एक हम लोग पढ़े थे वेक्टर चैप्टर में, आपको याद ही होगा कि अगर किसी भी डायरेक्शन क्वेश्चन का L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किया जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से L का मान कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अगर किया इक्वल टू 1, तो यहाँ हो गया 3 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ लिख करके 1, और चूँकि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/√1/3, और जब आप यहाँ से कॉस अल्फा का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√3। तो आप L बराबर, जो आपको मांगा था L बराबर डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो L M N तीनों का मान ही आ गया 1/√3 1/√3 1/√3, प्लस माइनस आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वेक्टर इक्वेशंस और कार्टेशियन इक्वेशंस इंट्रो में बताया था। अगर थोड़ा सा नहीं भी आता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c। ये आपका होता है कार्टेशियन इक्वेशन, जिसमें से आपका वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है।
तो ये जनरली अब मैंने आपको बताया था कि x1 y1 और z1 ये आपका a के अंदर समाता है और a b और c आपका b के अंदर आता है। तो अगर आप a को ही बना लेते तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा चीज़ और मैंने बताया था कि x1 y1 z1 जहाँ भी पासेस पॉइंट लिख दे वो x1 y1 z1 हो जाएगा और ए बी सी पैरेलल टू द या फिर गिवन डायरेक्शन टू द ऐसे रहे तो वो ए बी सी होता है। तो इसी क्वेश्चन में पढ़ते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन और आल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन बोलता है। चलिए पहले कार्टेशियन इक्वेशन मानते हैं। x माइनस x1 बाई हमारा a, y माइनस y1 बाई हमारा b और हमारा z माइनस z1 बाई हमारा c। तो पहले तो हम x1 y1 यहाँ से हटाते हैं, z1 जो हमारा पासेस थ्रू पॉइंट बोला है ये वाला लाइन, तो यही वाला मेरा हो जाएगा 5, मेरा हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +2 क्योंकि -2 तो +2 हो जाएगा, 4 का 4 हो गया। ओके, ए बी सी आपका देखिए बोला पैरेलल टू द यानी ए बी सी यानी यहाँ से उठा लीजिए, हो गया आपका 2, ये हो गया आपका -1, जे के आगे -1 और ये आपका 3 बन गया कार्टेशियन फॉर्म। अब आप बना रहे हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बनाना बहुत आसान है, मैंने बोला था आपको एक बार बन जाएगा। तो ए बी सी तो आपको ये हो गया, तो ये तो सोचने में बात ही नहीं है। तो ये हो गया 5i कैप प्लस आपका माइनस, क्योंकि देखिए -2 होगा ना, +2 था तो -2 जे कैप और +4 के कैप। और आपका मैंने कहा था कि बी वेक्टर नीचे ही वाला होता है, तो यानी इसको 2i कैप प्लस -1 जे कैप एंड लास्ट +3 के कैप। ये आपका रेडी हो गया वेक्टर फॉर्म। तो ऐसे बनता है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे, देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इस कार्टेशियन इक्वेशन को उठाते हैं। 6x - 2 बराबर में 3y + 1 और बराबर में 2z - 2। तो अब आप नोटिस करिएगा ना, तो सबसे पहली बात ना कि ये तो 2 लिखा हुआ है, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसा तो दिखता ही नहीं था कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन दिखता था x1 a प्लस y - y1 b इक्वल्स टू z - z1 c। मैं देखिए बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम धस जाए, ठीक है। तो ध्यान समझिए। तो सबसे पहली बात जानते हैं, एक और बात मैं बता दूँ, ये जो ए बी सी होता है ना, इस ए बी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं, याद रखेंगे। डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता था, शुरू से बोल रहे हैं। एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो मतलब ये ए बी सी एक्स वाई जेड की तरह ट्रीट होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूँ। एक्स का आगे 1 है तो पहले यहाँ तो 1 बनाना होगा, तो 6 को तो कॉमन लेना होगा। तो मैं 6 को कॉमन लिया तो एक्स माइनस, अब आप खुद सोचो यहाँ तो 6 कॉमन लिया है नहीं, तो क्या दिक्कत है, मैं 2/6 लिख देता हूँ, काट के कितना आएगा 1/3 तो होगा ना। अब तो लिया है ना कॉमन, तो यहाँ से भी मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो y + 1/3 है ना। जहाँ पे कॉमन नहीं मिला हुआ ज़बरदस्ती लिखिए और 1 के नीचे डाल दीजिए, और क्या इतना क्या सोचना। अच्छा 2 तो यहाँ कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ तो 2 कॉमन लिया गया। फिर नीचे ना इस 6 को नीचे कर दिए, ऐसे 6 को नीचे करिए कि ऊपर जाने के बाद वही चीज़ बने। तो यानी x - 1/3। अब मैंने जब 6 को नीचे किया तो मैं 1/6 इसको लिख सकता हूँ। जब मैं इसको y + 1/3 लिखा तो जब मैं नीचे किया तो इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। और z - 1 लिखा तो इसको नीचे किया तो 1/2 लिख सकता हूँ। अब सबसे पहली बात ना कि इस थ्रू आउट में ना आप सब में ना कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों से कट जाए। तो सबसे बढ़िया आपने 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो कि फ्रैक्शन में कम से कम नंबर ना रहे। तो ये कट गया, तो ये कट गया तो आपको 2 हो गया, और ये कट गया तो आपको 3 हो गया। तो x - 1/3 बाई वहाँ तो यहाँ तो 1 हो गया इक्वल्स टू y + 1/3 यहाँ तो 2 हो गया, और ये z - 1 यहाँ 3 हो गया। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। ये प्रॉपर आपका क्या बन गया, एक कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ से ये वाला जो है ये वाला a हो जाएगा, मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए a, ये वाला मेरा b और ये वाला मेरा c हो गया। अब आपको बोला क्या था, मैंने तो रेडी कर लिया, बोलो राइट दीज इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बन गया, चलिए पहला काम खत्म। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन लाइन। ओके, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसके लिए डायरेक्शन रेशियो जरूरी है। अब मैंने कहा था कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो ए बी सी ही आपका डायरेक्शन रेशियो होता है, मतलब इसको आप एक्स वाई जेड की तरह ट्रीट कर सकते हो। कन्फ्यूजन बहुत है, एक्स वाई जेड ए बी सी x1 y1 z1, कोई बात नहीं, चीज़ें तो समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए एल डायरेक्शन कोसाइन निकालो। डायरेक्शन कोसाइन एल निकलता है, एल के लिए एल से निकलता है
तो आप L बराबर क्या लिखोगे, x अपॉन ना, तो इसको x की तरह ट्रीट करना है तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो L इक्वल टू 4 9 1 10 14, तो यानी रूट 14, और m आपका हो जाएगा 2 बाई रूट 14 और आपका n हो जाएगा 3 बाई रूट 14। तो ये आपने, ये हटाइए, इसको हटाइए, तो ये आपने डायरेक्शन कोसाइन भी बना लिया। ठीक है, चीज़ों को आप समझते जाना, एग्जाम में लिखो ढंग से लाइन से लिख देना, और क्या समझना मेन ज़्यादा जरूरी है। आपका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। बी पार्ट क्या बोलता है पढ़ो। बी पार्ट बोलता है राइट डाउन द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म लिखना है मेरे को, तो यहाँ बी पार्ट का सेक्शन हम बना ही लेते हैं, इसको हटाते हैं, और ये तो बना ही हुआ है, ढंग से थोड़ा इसको लिख लेते हैं, और यहाँ बी लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, यहाँ z माइनस z1 बाई सी। अब मांग क्या रहा है इसमें, देखो राइट द कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन बाद में बना लेंगे, पहले कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं। ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू, अरे यार जहाँ पासिंग बोल दे, मैंने कहा था, क्या कहा था, x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 यानी 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे धड़ाक से लिखो 2, यहाँ -1 से करो, यहाँ +1, और यहाँ 1 का 1 लिख दो। अब आपको पैरेलल टू द गिवन, अरे भाई पैरेलल टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन कहाँ, देखो ना लाइन, गिवन लाइन जो आप बनाए हैं यही गिवन लाइन है। तो जहाँ मैंने बताया था, याद करो मैंने इंट्रो में बहुत एक्सप्लेन किया था, जो भी पैरेलल टू द गिवन लाइन बोले तो जो लाइन का पैरेलल बोल रहा है उसका ABC जो आप बना रहे हो उसके ABC के बराबर होगा। तो यानी इसका 1 2 3 इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 बन गया कार्टेशियन फॉर्म। अब आपको वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो बनाओ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, तो भैया यहाँ हम कार्टेशियन फॉर्म बना रहे थे, ये वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, तो आर वेक्टर लिखोगे, ए वेक्टर लिखोगे, तो ए के लिए क्या लिखवाओगे 2, मैंने बोला ए होता है 2 i कैप -1 j कैप। देखो ये -1 था तब ना प्लस हुआ है, ऐसे कन्फ्यूज मत ना, 1 है तो क्या ऐसे मारना उठना मत, ठीक है ना, तुरंत मारने मत लगना कि अरे क्या हो रहा है सब, अब सूत ऊत के मत देखना इसको, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लैम्डा, अब बी वाला यहाँ पे 1 i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप हो गया। तो बन गया जी, वेक्टर फॉर्म भी बन गया, कार्टेशियन फॉर्म बन गया, ये क्वेश्चन भी बन गया, देख लो। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट आया है, और मैंने इंट्रो में चिल्ला के बताया था कि परपेंडिकुलर की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। तो थोड़ा सा सोचते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा आ रहा है लग रहा है। हाँ तो देखो जरा, तो सबसे पहले बात, पहले देखो क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक होल्ड करो। आपको बोला कि वेक्टर इक्वेशन बनाना, कार्टेशियन इक्वेशन बनाना, ठीक है। आपको अगर कार्टेशियन इक्वेशन बना ले तो आप वेक्टर भी बना लेते हो, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए x1 y1 z1 की जरूरत है। अगर पासिंग पॉइंट दिया हो तो x1 y1 z मिल जाता है। तो आप थोड़ा पढ़ते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मेरा ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा z1 हो गया कार्टेशियन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में कहीं कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहूँ, जो जिसका मुझे बनाने बोला है, तो मैं x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी में लिख दिया। ठीक है, मैं x1 y1 z1 को हटाता हूँ और इसके जगह मैं 1, फिर मैं 2 और फिर मैं -+4 लिख दिया। ठीक है, सॉरी। अब बचा मुझे दिक्कत ABC निकालना। तो ABC में याद करो मैंने बोला पैरेलल बोले तो आप ABC लिख सकते हो दूसरे वेक्टर का, मगर इस बार ऐसा नहीं बोला, बोला ये जो भी लाइन आप बना रहे हो, जैसे मैं ये लाइन बना रहा हूँ, लेट इट बी L नाम दिया इसका मैं L, ये मेरा जो भी L लाइन है, ये L लाइन क्या बोलता है, L लाइन इसका पैरेलल नहीं बोला, L लाइन बोला परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन, मतलब इस पे भी वो परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको एक बात बताया था इंट्रो में, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था अगर कोई लाइन आपका अगर परपेंडिकुलर है दो गो पे, जैसे A पे परपेंडिकुलर है एंड B पे परपेंडिकुलर, मतलब मान लेते हैं A और B, ये पूरा A हो गया, ये पूरा B हो गया। चलो ना मान लो कोई लाइन है, वो लाइन इस लाइन 1 पे परपेंडिकुलर है एंड इस लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है। ये सिनेरियो समझ में बोल रहा है ना कि जो आप लाइन बनाना चाह रहे हो उसका पासिंग पॉइंट ये है और वो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन, मतलब इस लाइन 1 पे पैरेलल है और परपेंडिकुलर है और इस लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है। तो
तो मुझे पैरेलल ढूंढना होगा ना, पैरेलल से ना हम ABC निकाल सकते हैं। अगर ये लाइन मेरा, ये लाइन अगर पैरेलल टू लाइन 2 देता या लाइन 1 देता तो मैं इसका ABC इसमें बैठा सकता था, मगर पैरेलल तो बोला नहीं है, तो मुझे इस लाइन को किसी का पैरेलल लाना होगा। तो ये लाइन किसके पैरेलल, मैंने बताया था इंट्रो में, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है 2 लाइन पे तो वो लाइन पैरेलल होगा इस लाइन का क्रॉस इस लाइन से। याद करो, लाइन 1 क्रॉस लाइन 2। अब लोग को समझ आता है सर ये दोनों में क्रॉस निकाले कैसे, तो क्रॉस निकालने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि जब परपेंडिकुलर बोलता है और जब हम पैरेलल में बात करते हैं तो ये वाला जो नीचे वाला जो डाटा दिया रहता है ना, ये डाटा ये बेसिकली मेन काम करता है। ये वाला हमारा, ये वाला A1, ये वाला B1, ये वाला C1, क्योंकि आप ABC पे ही काम कर रहे हो तो इसी का आप ABC उठाओगे, फिर इसका A2, इसका B2 और इसका C2। तो आपने A1 B1 C1, इसका A2 B2 C2, इन दोनों में आपने क्रॉस लगाओ, जो वेक्टर निकलेगा वो इस लाइन के, मेरा मेन लाइन के पैरेलल होगा। तो आप यहां से इसे अब क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहां क्रॉस निकाल के दिखाया हुआ है, जरा देखो आप। क्रॉस मेथड वही डिटरमिनेंट मेथड IJ के 3 - 16 7, 3 - 16 7 और इसका 3 8 - 5, 3 8 - 5। तो क्रॉस करें तो आपको आता ही होगा, I को ऐसे ऐसे बंद किए तो इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर 16 को 5 से 80, फिर -56, फिर J वाला किए तो J वाला बंद हो गया, 3 × -5 तो -15 हो गया, इसको इससे किए 21 हो गया, बीच में माइनस दिए बीच में माइनस आता ही आता है। K वाला किए तो ये वाला इससे किए तो 24 है, ये वाला इससे किए तो देखिए ना, ये वाला और K वाला की बात करोगे तो K के रॉ और कॉलम बंद हो जाएंगे, 3 × 24 और 3 16 48 है ना। फिर इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद घटाएं तो 24, फिर इसको माइनस मतलब जोड़े तो 36, माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 36J हो गया और 24 से जोड़े तो 72 कैप हो गया। ये मेरा वेक्टर आ गया, या जो बोल लीजिए ये जो मेरा वेक्टर एक आया। तो मैं तो क्रॉस करने के बाद जो मेरा वेक्टर आया यही तो लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, और यही जब पैरेलल होगा तो इसका ABC इसके लिए कहा जाएगा। तो मैं आराम से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट x - x1 बाई a की जगह मैं 24 लिखूंगा, y - 2 अब b की जगह मैं 36 लिखूंगा, और z + 4 और उसके जगह मैं 72 लिखूंगा। ये मेरा रेडी हो गया। अब देखो नीचे अगर किसी टेबल से कटता है तो आप काट भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो x - x1 बाई आप काट लो ना, जैसे 12 से ही काट लेते हैं, तो 2 से अगर आप लगाओगे तो 2 से मतलब सॉरी 2 नहीं, 12 से लगाओगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये y - 2 ये 3 बार में कट जाएगा, और ये z + 4 ये 12 से 6 बार में कट जाएगा। तो काट के भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। अब आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म कैसे मिलेगा, तो वेक्टर फॉर्म लिख लो, है ना। और वेक्टर फॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R वेक्टर = A वेक्टर। तो A के लिए तो पहले वाला हो जाएगा, तो मतलब 1 I कैप - 2 J कैप प्लस नहीं सॉरी -4 है ना, -4 K कैप, ये हो गया। अब प्लस लेमडा B वेक्टर, B के लिए क्या हो जाएगा, भाई ये लिख लो, चाहिए लिख लो, 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 6 K कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ऐसे निकलता है। बात समझे, तो नोट कर लीजिए इसको। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर आपको कोई भी लाइन परपेंडिकुलर बोले तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर में उसका क्रॉस निकाल लो। तो क्रॉस कैसे करिए, आप नीचे वाले एलिमेंट को उठाओगे, इसको उठा करके क्रॉस करोगे, जो भी वेक्टर आएगा वो उसके पैरेलल होगा, या ऑटोमेटिकली पैरेलल होगा, तो फिर उसका ABC आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 1 3। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है, अब मेंशन नहीं किया कार्टेशियन फॉर्म बनाए कि वेक्टर फॉर्म बनाए। तो जिस तरह का फॉर्मेट दिया रहता है वही फॉर्म बना रहता है। जैसे देखने से लग रहा है ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म बनाना है। कार्टेशियन फॉर्म भी बना देने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बना देने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप समझते हैं, तो मैं दोनों बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात की, कार्टेशियन फॉर्म के लिए x - x1 बाई a प्लस y - y1 बाई b और z - z1 बाई c। तो मुझे पासिंग बोल दिया तो मैं तुरंत यहाँ पे 2 लिख दूंगा, तुरंत यहाँ पे +1 लिख दूंगा और तुरंत यहाँ पे 3 लिख दूंगा, बिना कुछ सोचे समझे।
ये तो कोई दिक्कत नहीं है। रहा ए बी सी, ए बी सी के लिए आगे पढ़ते क्या बोलता है, बोलता है एंड परपेंडिकुलर। अरे फिर परपेंडिकुलर, जहां परपेंडिकुलर बोले तो ये लाइन किसी के पैरेलल होना होगा। तो पैरेलल के लिए मैंने बताया है आपको कि आप क्या करो कि जो भी जैसे इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर है, ये नहीं बोल रहा है ये लाइन ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर मैंने कहा था कि जो भी ए बी सी होता है तो इसका ए बी सी, तो ए बी सी कहाँ होता है, ये थोड़ी होती है, तो एक्स वन जेड होता है। तो ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, इसको आप लिखो क्रॉस कर दो। तो क्रॉस किए हैं, क्रॉस करने से क्या फायदा, क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो इसके पैरेलल होगा। अब पैरेलल हो तो इसका ABC आप इसमें पुट कर सकते हो। तो 2 - 2 1, 2 - 2 1, 1 2 2 1 2 2, इसका मैंने क्रॉस किया, ये तो आप जान रहे हो। तो क्रॉस करके ये वेक्टर आया। तो इस वेक्टर में पहला वाला आपका A, ये दूसरा वाला आपका B और तीसरा वाला आपका C। तो यहाँ से आप एक जगह लिखिएगा -6, यहाँ लिखिएगा -3, यहाँ लिखिएगा +6। मगर आपको बनाना क्या था, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ी बनाना था, आपको वेक्टर फॉर्म बनाना था। अगर देखा जाए पूरा रूल के हिसाब से तो आप लिख लो ना 2i कैप -1 j कैप +3 k कैप प्लस लैम्डा -6i कैप -3 j कैप और +6 k कैप। हो गया, रेडी, बन गया, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया आपको कैसे डील करना है परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 7 और 8 है। 7 से पहले 8 समझिए। बोलता फाइंड द वेक्टर एंड कार्डियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। मैंने बताया था अगर 2 पॉइंट आपको दे दे और उससे अगर कार्टेशियन फॉर्म बनाना और वेक्टर फॉर्म बनाना है तो उसके लिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए तो आपको पता ही था x माइनस ये वाला पहला वाला x1 होगा, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2 की तरह ट्रीट होगा। तो जिसमें से आपने x माइनस x1 की जगह तो आपने 2 लिखेंगे, फिर y माइनस y2 की जगह आपने 1 लिखा और आपने z माइनस z1 की जगह आपने 4 लिखा। ठीक है, अब आप नीचे वाला याद करो, आप x2 माइनस x1 मैंने बताया था, मतलब 1 से आपको 2 से घटाना है, यानी ऐसे, यानी 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस -1, फिर -2 -4। तो x माइनस 2 नीचे -1 हो गया, फिर y प्लस 1 और नीचे 2 हो गया और z माइनस 4 और नीचे -6 हो गया। तो ये आपका बन गया कार्टेशियन फॉर्म। यहीं से अगर आप वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हो तो बिना कुछ सोचे समझे तुम तुरंत भर में लिख लो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो a वेक्टर का मान तो आपको पता होगा, यहाँ से 2i कैप, यहाँ से -1 j कैप और यहाँ से +4 k कैप। फिर तुरंत प्लस लैम्डा b वेक्टर लिख लो, b वेक्टर हो जाएगा -1i कैप +2 j कैप और -6 k कैप लिख लो। और क्या, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। तो ये 2 पॉइंट से आप कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह से आपको इंट्रो में मैंने बताया था। ठीक है, तो अब मैं आपको 7 बताता हूँ। ठीक है, याद रखना 2 पॉइंट से आप ऐसे बनाते हो। ठीक है, ये वाला चीज़ लिखते हो, फिर इसको इससे आप घटाते हो। ठीक है, जिससे ये वाला आपका a बनता है, b बनता है, c बनता है, वही आपका b1 की तरह ट्रीट होता है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ प्रॉपर 8 पे, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, अब मैं प्रॉपर आता हूँ 7 पे ना, 7 जरा देखते हैं क्या है। हाँ, तो जरा 7 देखते हैं क्या बोलता है। 7 बोलता है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ओके, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। देखिए वेक्टर इक्वेशन बोला है, ठीक है, हम पहले कार्टेशियन वाले फिर वेक्टर वाले, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है आपको, तो चलो मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाता हूँ। x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग बोल दिया तो आपको समझ में आ गया, x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया -1, तो मतलब +1 हो गया, और साथ ही साथ 1 है तो 1 दे दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड पैरेलल, देखिए पैरेलल बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल बोले तो पैरेलल में आप ABC आराम से ढूंढ लोगे। तो पैरेलल टू द लाइन, मगर इस बार लाइन बोला है, बट कौन सा लाइन, देखिए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी ये 2 पॉइंट से आपको लाइन बनाना है पहले। तो
तो यानी जो 2 पॉइंट से आप जो लाइन बनाओगे ना वो उसके यानी वो उसके पैरेलल होगा। तो 2 पॉइंट से अभी जस्ट मैंने पढ़ाई, 2 पॉइंट से आप लाइन कैसे बनाते हो मैंने बताया था ना अभी, x माइनस x1, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा, ये x2, ये y2, ये z2 की तरह ट्रीट करोगे आप तो तुरंत बना लोगे x प्लस 1 बराबर y माइनस 4 और z माइनस 1। और नीचे वाला बनाने के लिए 1 से 1 पहले 1 लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, फिर माइनस 1 लिखोगे, फिर 2 है फिर 2 लिखोगे, देख लो ना 2 है तो फिर 2 माइनस 4 लिखोगे, और फिर 2 है 2 माइनस 1 लिखोगे। तो x प्लस 1 नीचे तो 2 ही हो गया, y माइनस 4 नीचे आपका माइनस 2 हो गया, है ना 1 2 ओके, और z माइनस 1 और z में 2 में से 1 गया 1, ये 2 माइनस 2 1 हो गया। तो ये जो लाइन बनाया अपना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो 2 पॉइंट दिया तो मैंने बना लिया, और पैरेलल तो इसका ए बी सी इसके अंदर फीड हो सकता है, तो आराम से मैं यहाँ पे 2 माइनस 2 और 1 लिख सकता हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा एक प्रॉपर जो कार्टेशियन फॉर्म था रेडी हो गया। और आल्सो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म भी बोला था, चलिए तो ये कार्टेशियन फॉर्म तो बन गया तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म लिख देता हूँ, और मैं वेक्टर फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म तो पता ही है आपको कितना ईजी है, तो आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो आर वेक्टर ए का मान 2 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, और प्लस अब यहाँ पे लैम्डा के साथ बी वेक्टर, बी का मान 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 1 के कैप। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म भी मतलब वेक्टर फॉर्म भी आपका बन के रेडी हो गया। सो इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम और फर्दर क्वेश्चन डील करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। और सबसे पहले तो यहाँ चलिए इंटरसेक्ट है, हाँ तो देखिए क्या बोलता है, सो डैट द लाइन इतना, एक लाइन आपको दिया हुआ है, मैं उस लाइन को यहाँ लिखता हूँ x प्लस 1/3 इक्वल्स टू y प्लस 3/5 आई इक्वल्स टू x z प्लस 5/7। ये एक लाइन है, ये लाइन और एक और लाइन दिया हुआ है, वो लोग इंटरसेक्ट करता है। देखिए 2 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम लोग कॉमन पॉइंट कहते हैं। तो बात समझ में आ ही रहा होगा आपको, ये एक्स वाई जेड बोल लो, चाहे कंफ्यूज हो रहे होगे तो थोड़ा देर के लिए हम इसको मान लेते हैं ये पी है, क्यू है और ये जेड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुआ तो पक्का है कि यहाँ इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मिला। ये जो कॉमन पॉइंट हुआ पी क्यू जेड, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मैं बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई एक लाइन है और ये लाइन है, 10 क्लास में चल जाते हैं हम लोग, अब वहाँ पे जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 है, या फिर हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, और ये कॉमन पॉइंट है ये वाला। मान लेते ये इसका इक्वेशन हो गया, और इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू, मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वो कॉमन पॉइंट कहलाएगा। अब जैसे मान लेते हैं इसमें का मान लेते हैं हमने यहाँ पर 5 लिया और ये 4 लिया, ठीक है। तो जब ये 5 और 4 लिए लेटर भी, चलिए 6 और 4 लेते हैं, 6 और 4 10 हो गया, ठीक है। तो 6 और 4 जब आपने x और y में बैठाया तो ये बराबर 10 है, इसी को सेटिस्फाई कहते हैं। ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इसी तरह जैसे इस लाइन का इक्वेशन होगा और इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा, ये पॉइंट दोनों पे आ रहा है, तो ये पॉइंट पी क्यू जेड यानी एक्स वाई जेड अगर आप इसमें बैठाओगे तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करके देगा। तो इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया, तो आपको साबित करना है कि सो डैट ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। मतलब साबित करो सो डैट इतना और इतना लाइन इंटरसेक्ट करता है। आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो साथ ही साथ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पी क्यू जेड भी निकाल के दो, ठीक है। हम मान के चलते हैं अगर ये इंटरसेक्ट हुआ तो अगर आप x में कुछ भी वैल्यू बैठाएं, जैसे मान लेते हैं ये वाला तो आपको x की तरह ट्रीट होता है, तो इस वैल्यू को मान लेते हैं आपने बैठाया, p का वैल्यू जो भी होगा, p का वैल्यू आपने यहाँ बैठाया, प्लस किया बाई 3 किया, जो भी नंबर आएगा। फिर उसी तरह q में आपका y होगा, तो y को बैठाया, जो भी सॉल्व किया वो भी जो नंबर देगा, ये दोनों नंबर तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो उसी तरह इस यानी ये सारा चीज़ जो है, ये जो सारा चीज़ है, ये वाला चीज़, ये वाला और ये वाला, ये तो जरूर किसी न किसी के बराबर होगा। तो इस किसी न किसी के जब बराबर होगा तो हम उस पूरे बराबर को कुछ को हम मान लेते हैं कांस्टेंट, लेट इट बी लैम्डा मान लिए, ठीक है।
तो मेरा x प्लस 1/3 है, ये मैंने लेमडा के अनुसार लेमडा को ही मान लिया। तो अब हम ना इक्वेट करेंगे, तो ये भी लेमडा के बराबर होगा, मेरा y प्लस 3/5 ये भी मेरा लेमडा के बराबर होगा, और मेरा z प्लस 5/7 ये भी मेरा लेमडा के बराबर होगा। अब हम यहाँ से इसको 3 लेमडा लिख सकते हैं और x इक्वल्स टू 3 लेमडा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये x का मान है, ये x वो कोऑर्डिनेट हो गया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, यानी इस ये x के लिए ये पूरा ये कहला जाएगा, क्योंकि हम मान के ही यही चल रहे हैं कि x में हम वो पॉइंट बैठाए हैं, यानी ये हम जस्ट p ही बैठाए हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे आप p भी बैठा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PQZ है, ठीक है, तो आप PQZ बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ XYZ रहेगा वहाँ PQZ रहेगा, ठीक है। तो समझ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने PQZ माना। तो अगर ये मान लेते हैं पहला पॉइंट P है x के जगह, तो आपने P बैठाया, मान लेते हैं हम इसको थोड़ा दिखा भी देते हैं। P बोला, P+1 सॉल्व किया, P है ना, यहाँ पे देखिए P का मान आ गया, तो ये P के लिए होगा, उसी तरह Q के लिए निकलेगा, उसी तरह Z के लिए निकलेगा। तो चीज़ों को आसान रखने के लिए x y ही रहने देते हैं, x ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए x रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं y प्लस 3 इजिकल्स टू 5 लेमडा, तो y इजिकल्स टू 5 लेमडा माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ से निकालते हैं इसी तरह z प्लस 5 इजिकल्स टू 7 लेमडा और z इक्वल्स टू 7 लेमडा माइनस 5। ये मेरा x निकला, y निकला, z निकला, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो x y z निकला, ये जो मेरा पॉइंट निकला, ये तो अब ठीक है, ये तो इस लाइन के लिए मान लेते हैं, ये वाला जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट वाला था ये इस लाइन के लिए था। अब हम मान लेते हैं ये भी तो मेरा लाइन है ना, तो ये वो लाइन है, तो इस हिसाब से एक और हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम ये वाला लिए x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/3, ये z माइनस 6/5, ये भी किसी न किसी के बराबर होगा कोई कांस्टेंट का, तो इसमें लैम्डा माने हो ना, तो इसमें आप म्यू मान लो, ठीक है। तो अब इक्वेट करो, x माइनस 2/1 को आप म्यू से इक्वेट कर लो, y माइनस 4/3 को आप म्यू से इक्वेट कर लो, और z माइनस 6/5 को आप म्यू से इक्वेट कर लो। तब यहाँ से आपका z माइनस 2 इक्वल्स टू म्यू, यानी x इक्वल्स टू म्यू प्लस 2 हो गया, y माइनस 4 इक्वल्स टू 3 म्यू हो गया, तो y इक्वल्स टू 3 म्यू प्लस 4 हो गया। फिर यहाँ से z माइनस 6 इक्वल्स टू 5 म्यू हो गया, तो z इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 6 हो गया। तो आप देखो को आप नोटिस करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था PQZ, उसी को जगह हम चलो मान लेते हैं थोड़ा देख लिए, मेरा YZ है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आप कुछ भी ले सकते हो, Y1 या फिर Y0, X0, Y0, Z0, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी X0, Y0, Z0, ये भी X0, Y0, Z0, क्योंकि आपने वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट PQZ या जो भी ले लो, PQR कुछ भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ PQR ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी आपका x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू, ये भी z का वैल्यू, ये भी x y ये z। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहला वाला x पहला वाला x को इक्वेट करूँगा, ठीक है। समझने वाला बात था, ठीक है। यहाँ से हम 2 बॉर्डर लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आपको और अच्छा से क्लियर हो। तो हम इसको और इसको उठा रहे हैं, तो आप देखो ये x बराबर कितना है, 3 लेमडा माइनस 1, और ये वाला कितना है x बराबर x, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ये म्यू प्लस 2, ओके। तब यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से म्यू इधर करते हैं, तो 3 लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 2 + 1 दैट मीन्स 3, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। ये हम x और x को इक्वेट किया, तो अब हम y को इक्वेट करते हैं। तो हम जब y को इक्वेट करें तो 5 लेमडा माइनस 3, इधर में y का मान 3 म्यू प्लस 4, तो यहाँ से 5 लेमडा माइनस 3 जो है यहाँ से माइनस 3 म्यू इजिकल्स टू 4 + 3 डेट मीन्स 5 लेमडा माइनस म्यू इजिकल्स टू 4 3 7। ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। हम कर क्या रहे हैं, हम लेमडा म्यू निकालेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ से ये लेमडा और म्यू हमको बेसिकली प्रूफ करना है कि जो ये 2 लाइन है आपस में पक्का है कि इंटरसेक्ट होता है, तो इंटरसेक्ट होता है तो कोई कॉमन पॉइंट वो मिलेगा, वो पॉइंट भी क्या होगा वो भी निकालेंगे। फिलहाल के लिए तो ये जो 3 लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू जो 3 है, अभी दोनों में आप देखो ना, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन में। तो वही एलिमिनेशन में से अगर आपको आता हो तो अपने से कर लेना आप। ये 9 लेमडा हो गया माइनस इसको 3 म्यू इक्वल्स टू 9 हो गया, है ना। अब यहाँ पर
हाँ तो यहाँ जो 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 9 है, मतलब 3 थ्रू और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 हो गया, 3 म्यू और ये 9 हो गया। अब इसी इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 लैम्डा, फिर मेरा माइनस 3 म्यू आई इक्वल्स टू मैंने 7 लिखा। अब मैं इसको प्लस जोड़ देता हूँ, जोड़ने से कोई फायदा नहीं, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये और ये मेरा कट जाएगा, 9 में से 5 चल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे 4 लैम्डा बचेगा, है ना, और यहाँ पे 9 में से 7 चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 लैम्डा बचेगा, देख लीजिए 7 8 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक्चुअल लैम्डा वैल्यू निकालते होते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू, और लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 2/4। तो लैम्डा को सॉल्व करके आ गया मेरा आंसर 1/2। ये मेरा लैम्डा का मान आ गया। अब मेरा लैम्डा का मान निकल गया तो हम म्यू का भी मान निकाल सकते हैं। आप किसी में पुट कर लो, म्यू यहाँ पे है तो हम इसी में पुट कर लेते हैं। तो इधर में निकालते हैं, जैसे यहाँ से कोई भी इक्वेशन को उठा लीजिए, जैसे इसको उठा लेते हैं, जैसे यहाँ 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से 3 लैम्डा का मान 1/2 माइनस म्यू इक्वल्स टू 3। तो हमको म्यू का मान निकालना है, तो यहाँ हो गया 3/2 माइनस 3 इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ -6 हो गया, यहाँ म्यू हो गया। ये थोड़ा धीरे धीरे इसलिए करें कि बहुत किसी को इसमें कन्फ्यूजन होता है बनाने में भी, एलसीएम लेने में नहीं आता है, बहुत किसी को 12th में चले जाता है, क्या है बोले। तो ये हो गया म्यू का मान -3/2। तो ये जो मेरा लैम्डा आया, ये जो म्यू आया, तो ये किससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही है कि नहीं। तो आपका एक जेड बचा हुआ है, तो जेड को आप देखो, तो जेड वाला इक्वेट करो ना जरा, आप यहाँ पे जेड वाला इक्वेट करो। जेड वाला कितना है? 7 लैम्डा माइनस 5, ठीक है। और बराबर में आपका कितना है? 7 लैम्डा माइनस 5 है, और आपका एक और जेड कितना है? 5 बराबर में 5 म्यू प्लस 6। अब आप इतना देखो, आप LHS लो, LHS में 7 लैम्डा माइनस 5। अब आप लैम्डा पुट करो, फिर आप RHS निकालना, तब यहाँ पे आप RHS निकालना। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया तो मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही है, ये जो मेरा वैल्यू लो है वो सही है। तो यहाँ 7 इंटू लैम्डा का मान कितना है? तो लैम्डा का मान 1/2, तो मैं 1/2 माइनस 5 किया, तो यहाँ 7/2 हुआ, 7/2 माइनस 5। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो, 2, यहाँ 7, यहाँ 10, और यहाँ पे हो जाएगा -3/2, ये आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह आप RHS निकालो, RHS में हो गया 5 म्यू प्लस 6, तो 5 इंटू म्यू का मान था मेरा कितना? म्यू का मान -3, तो मतलब -3 मल्टीप्लाई कर लो, तो -3/2 है ना, 2 प्लस 6, ओके। तो -15/2, 15/2 प्लस 6, इसको सॉल्व करिएगा तो यही आएगा -3/2 ही आएगा। तो इससे आपका साबित हो गया कि हाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा मतलब आ रहा है। हम इस दो को इक्वेट करके लैम्डा म्यू निकालें और थर्ड में पुट करके देखें तो सही आ रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही है। अब बेसिकली बच क्या गया, तो बोला कि आप अल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन निकालो, मतलब वही आप इसको जो हम शुरुआत में लिखे थे PQ Z, या फिर जो बोल लो आप इसको XY Z, ये एक्चुअल XY Z चाहिए इसको। तो एक्चुअल XY Z कहाँ था मेरा? देखिए तो यही ना है, X Y और ये Z, या फिर आप इसमें लैम्डा बैठा कर XY Z निकाल लो, अच्छा है आप ये म्यू बैठा के निकाल लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रब करता हूँ और यहाँ से एक्चुअल XY Z हम निकालते हैं। तो एक्चुअल X के लिए मेरा जो वैल्यू था वो 3 लैम्डा माइनस 2 था। तो अब जब हम इसमें लैम्डा बैठा देंगे 3 इंटू 1/2 माइनस 2, तो यहाँ से X का मान हो जाएगा 3/2 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। और इसको जब आगे सॉल्व करिएगा फर्दर तो 3 - 4 डेट मीन्स हो जाएगा -1/2। तो पहला कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमको, हम इसको रब कर रहे हैं ना, हम यहीं पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। ये मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहला मिल गया हमको -1/2। दूसरा चाहिए हमको, तो दूसरा बोले तो y चाहिए। तो y का देखिए कितना, 5 लैम्डा माइनस 3, तो 5 लैम्डा माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 5। लैम्डा का मान आपको पता है, लैम्डा का मान कितना है? 1/2 माइनस 3। अब आप सॉल्व कर लेना, फिर इस तरह z भी निकाल लेना, z इक्वल्स टू कितना? 7 लैम्डा माइनस 5। इसमें बैठा करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चंस होता है ना कि बोलता है कि साबित करो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, जैसे मैं बोला ना सो डैट ना, और उसमें आगे लिख देगा सो डैट इतना इतना, आर डू नॉट लिख देगा, आगे डू नॉट लगा देगा।
इस तरह क्वेश्चन में डू नॉट लगाते तो क्या करोगे, तो डू नॉट में बस वही सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम, इसको लैम्डा बराबर मानना, इसको म्यू मानना, इससे एक्स वाई जेड निकालना, इससे भी एक्स वाई जेड निकालना, फिर लैम्डा, फिर एक्स, उसका एक्स को इक्वेट करके लैम्डा का मानने का एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर इसका वाई, उसका वाई को इक्वेट करके एक और इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा म्यू में, फिर लैम्डा म्यू में आपस में एलिमिनेशन मेथड लगाना, सॉल्व करके लैम्डा का माना जाएगा, म्यू का माना जाएगा, फिर थर्ड में आप पुट करना जेड जेड को इक्वेट करके LHS और RHS निकालना, LHS RHS डज नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा, तो मतलब प्रूफ हो जाएगा कि डू नॉट इंटरसेक्ट होगा, समझे। तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बचाने के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कर दिए हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चंस डालना है और वीडियो लेंदी ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी समझते हैं। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, ये एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है ना कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना 1 3 3। देखिए सबसे पहली बात, आप फिगर को समझते हैं तो फिगर को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कहने का मतलब है कि बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, पहले एक लाइन लो, तो मैंने एक लाइन लिया, वो लाइन कितना हो गया x प्लस 2/3 इजिकल्स टू वाई प्लस 1/2 इजिकल्स टू जेड माइनस 3/2, ये हो गया वो लाइन। इस लाइन पे बोलता है, इस लाइन पे वो पॉइंट पता करो, वो पॉइंट पता करो, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, हमने लिया 5 यूनिट लिया, ये जो डिस्टेंस 5 यूनिट लिया, यहाँ से वो जो पॉइंट है वो उस 5 यूनिट पे दूरी पे एक पॉइंट है 1,3,3, ये है। आपको बस बोला है आप पता करो कि वो ये पॉइंट क्या होगा, लेट इट बी दिस पॉइंट M, ये हो गया मान लेते हैं N, और ये तो वो लाइन ही है, ठीक है। तो वो पॉइंट पता करना, तो ये पॉइंट हमको नहीं पता है M पे क्या होगा, तो मान लेते ये PQR होगा, ये M पॉइंट हो गया, मान लेते PQR, मुझे M पता करना है, तो M का कोऑर्डिनेट हो गया PQR। अब जो कि देखिए ये पॉइंट इस लाइन पे है और इस पे भी है, तो ये इस लाइन पे है, तो ये इसका इक्वेशन ये है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने आपको बताया है कि आप इसके कोऑर्डिनेट आप इसमें पुट कर सकते हो, मतलब आप x के जगह p बैठा सकते हैं, y की जगह q और z की जगह r। ये सब जो होगा कुछ ना कुछ कोई कांस्टेंट देगा, और वो जो भी कांस्टेंट देगा, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट लैम्डा दिया, तो ये भी लैम्डा ही देगा, ये भी लैम्डा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। सेटिस्फाई का तो मतलब यही होता है। तो मैंने यही PQR को इसमें बैठा दिया। क्यों बैठाया, मुझे ये कोऑर्डिनेट पता करना है ना PQR, तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले ये जो तीनों है वैल्यू है, ये तीनों को मैंने यहाँ लिखा, उसमें मैंने x की जगह p, y की जगह q और z की जगह r। ये तीनों बराबर देगा लैम्डा का, तो लैम्डा 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 मैंने मान लिया। तो यहाँ से p का मान आ गया इस तरह से, यहाँ से q का मान आ गया, यहाँ से z का मतलब r का मान आ गया। ये जो PQR मिला, यही वो कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ के कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूँ। मुझे पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 3 लैम्डा माइनस 2, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2 लैम्डा माइनस 1, और तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2 लैम्डा प्लस 3। ये कोऑर्डिनेट हो गए x1, ये हो गया मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x1, y1, ये z1, ये पहला कोऑर्डिनेट x2, ये y2 और ये z2। ऐसे क्यों लिखे, तो ऐसे इसलिए लिखे कि ये दो पॉइंट का डिस्टेंस 5 दिया है, तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये मैंने mn में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x2 और x1 का मान बैठा दिए, x2 माइनस 1 यानी 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3। तो यहाँ से मैंने बैठाया, यहाँ इसमें से इसको कट किया, इसको माइनस किया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 2 प्लस 3। ये तो कॉमन आप चीज़ आप जानते हैं, कैलकुलेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, आप 12th के बच्चे हैं तो अच्छा बात है। तो ये एज इट इज मैंने लिखा, तो बोथ साइड स्क्वायर किया, कट किया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और इसमें जितना भी स्क्वायर वाला टर्म था, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, और 2 लैम्डा एज इट इज स्क्वायर वाला साथ में किया, लैम्डा लैम्डा वाला साथ में किया, जोड़ के आया मेरा 25 प्लस लास्ट में 25 आया, ये 25 कट गया। फिर मैंने इसको लिखा यहाँ, फिर इसमें से 17 लैम्डा को मैंने कॉमन लिया। देखिए आप ना उधर करके लैम्डा का एक मान ला सकते हैं, मगर यहाँ लैम्डा का 2 मान का जरूरत है हमको, तो क्योंकि लैम्डा का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 2 वैल्यू आएंगे। तो लैम्डा 17 लैम्डा को कॉमन लिया, फिर इसको 0 के बराबर इक्वेट किया, फिर इसको 0 के बराबर इक्वेट किया, तो लैम्डा का मान 0 और लैम्डा का मान 2 हो गया। तो जब लैम्डा का मान 0 होगा तब PQR क्या होगा,
मेन तो हमको कोऑर्डिनेट चाहिए ना, मेन तो कोऑर्डिनेट चाहिए। अभी ये पूरा पी थोड़ी है, पूरा इसमें तो लैम्डा है, तो लैम्डा पुट करके प्योर पी निकाल लेंगे। तो लैम्डा जब मैंने इसमें बैठाया 0, जब 0 बैठाया तो -2 -1 3, आप चेक भी कर सकते हैं। 0 बैठाए ना, 0 हो गया, 0 तो -2 बचा, 0 -1, 0 बैठाया 3 तो -2 -1 3। और जब मैं लैम्डा 2 बैठाया 3 2 जा 6, 6 में से आपका 4 जाए, 2 जाएगा 4, तो 4, तो जैसे इसमें बैठाया फिर इसमें बैठाया तो 4 3 7, मतलब मुझे कोऑर्डिनेट्स कितने मिले m के, तो मुझे m के कोऑर्डिनेट्स कितने 2 मिले, एक -2 -1 और एक 3, एंड और एक को क्या मिला हमको 4 3 7। बात समझे नहीं समझे? तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, इसको देख लीजिए आप। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारा कॉन्सेप्ट इसको समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ में फाइंड आउट करने बोला है। ये क्वेश्चन तो फिलहाल 2 जगह में आया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ किसका इक्वेशन, देखिए पहले तो समझिए कि इक्वेशन निकालना है किसका, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ना परपेंडिकुलर लिया गया फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ से भी अब लिया गया, फ्रॉम द पॉइंट 3, -1, 11, ठीक है। टू द लाइन मतलब कि ये हमारा एक लाइन हो गया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया x/2 = y-2/3 = z-3/4। ये वो लाइन हो गया है ना, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले तो इसका इक्वेशन निकालना है, तो ठीक है मेरे को दिमाग में आ गया इसका इक्वेशन निकालना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मान लेते हैं P Q R, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये थोड़ा देर मान लेते हैं ये M है और ये N है, तो ये M का कोऑर्डिनेट हमको बेसिकली निकालना है, फुट ऑफ द यानी P Q R। सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है, देखिए सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। अगर आप पिछला क्वेश्चन समझे तो इसको बहुत ईजी समझ में आएगा। परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ तो कोऑर्डिनेट सेम हो गया। एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ना आप जस्ट सोचो कि जैसे ये m आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो आप mn में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप इसका लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो मैं लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा, मैं कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं पीछे का और मेथड यूज करूंगा। अब मुझे इक्वेशन निकालना है तो मैंने तो बताया हुआ है ना कि 2 पॉइंट्स आप इक्वेशन कैसे बनाते हो, 2 पॉइंट्स आप कार्टेशियन फॉर्म में इजीली बना सकते हैं ना। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले क्या काम है, आपको अगर आपको इक्वेशन भी बनाना है तो आपको सबसे पहले यहाँ को पॉइंट चाहिए होगा। तो पॉइंट निकालने के लिए लास्ट वाला तरीका मैंने बताया, ये पॉइंट पी क्यू आर निकालना है। अच्छा, पी क्यू आर इस लाइन पे है, तो इस लाइन पे है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप पी एक्स में बैठा सकते हैं, क्यू वाई में बैठा सकते हैं, आर जेड में बैठा सकते हैं, है ना। और ये पूरा जो चीज़ है कोई एक कांस्टेंट देगा, लैम्डा देगा, तो ये भी लैम्डा ही देगा, ये भी लैम्डा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो आप p/2 को बराबर लैम्डा लिए, तो p = 2 लैम्डा हो गया। अब यहाँ पे y - 2/3 = लैम्डा हो गया, तो y - 2 = 3 लैम्डा, तो y = 3 लैम्डा + 2 हो गया। और आपका z जो है अच्छा p बैठा रहे ना, तो p बैठा लो, q बैठा लो, और क्या, कंफ्यूज नहीं होना है, q बैठा लियो, ओके। और आप z में अपना r बैठा लो, तो r - 3/4 = लैम्डा, तो r - 3 = 4 लैम्डा, दैट मीन्स r = 4 लैम्डा + 3। ओके, तो आपका p भी आ गया, q भी आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, देखिए 2 लैम्डा, यहाँ p = 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा + 2, ये r आपका हो गया 4। ये कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए। यहाँ कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स मेरे कितने हो गए, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 लैम्डा, फिर उसके बाद 3 लैम्डा + 2, और मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ 4 लैम्डा + 3। चलिए कोऑर्डिनेट आ, इतना कोऑर्डिनेट आया ना, ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो ये हमारा एक पॉइंट, ये यहाँ पे इक्वेशन निकालना है, ठीक है, लिख लेते हैं। और ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा z1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा z2 है। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास 2 पॉइंट हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच में इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। इक्वेशन निकालना है, किसका निकाल रहे हो आप इक्वेशन ऑफ mn। चलो mn नाम, इसका नाम mn है ना, तो mn रख लेता हूँ। इस वाला लाइन का नाम तो कुछ है नहीं,
तो थोड़ा देर के लिए ए भी मान लें, ए भी मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए ए भी मान लेते हैं। तो आप इक्वेशन, तो यहाँ पे भैया इक्वेशन ऑफ एम एन, तो जो इक्वेशन ऑफ एम एन होगा, एम एन ऑफ इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स माइनस एक्स वन याद करो ना बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, और जेड माइनस जेड वन बाई सी। चूंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया, 2 पॉइंट है, तो ए कैसे निकलता था, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। तो एक्स माइनस एक्स वन का मान क्या हो जाएगा, वही 3 माइनस 1 11। तो यहाँ 3, यहाँ पे -1 तो +1 और 11 है, तो जेड -11। बहुत बढ़िया। अब इसमें से घटाओ ना, 2 लैम्डा में से इसको घटाए तो ये हो गया 2 लैम्डा -3। अब इसमें से इसको हटाओ, 3 लैम्डा, लिखो ना यहाँ पे, लिखो 3 लैम्डा -3 प्लस 2, अब माइनस कर रहे हैं -1, दैट मीन्स 3 लैम्डा +3, यानी 3 लैम्डा +3। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा +3 और 11 घटाओ तो 4 लैम्डा +3 -11। तो आप लोग के लिए इतना थोड़ा धीरे धीरे कर देते हैं, अगर आपको धीरे लग रहा तो आप 2x के स्पीड पे बढ़ा के एकदम ऐसे एक्सप्रेस की तरह देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -9, 9 3 आपका 12 होता है, 8 हो गया। तो 8 9 10 11, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आप नोटिस करो जरा कि आप इस लाइन का इक्वेशन बना चुके हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ। देखिए मेरा क्या आया, x -3 बाई 2 लैम्डा -3, है ना। इतना बार बार लिखते का है आपको कि एकदम फील हो भाई, समझ में आ जाए। y + 1 3 लैम्डा +3 और क्या है, और एक और आ गया z -11 बाई 4 लैम्डा -8, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है, ओके। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन है। अब देखिए 2 लाइन आपस में क्या है, अब हमको मेन ना चाहिए लैम्डा का मान, जिससे लैम्डा का मान बैठाएंगे ना तो ये प्योर इक्वेशन भी आ जाए और ये प्योर पॉइंट भी आ जाए। अब लैम्डा कैसे निकालें, तो एगो हिंट तो आपको पता होगा कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। 2 लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसका a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0। याद करिए, इंट्रो में पढ़ाए थे। तो ये लाइन है, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे, यानी हम बोल सकते हैं मेरा जो लाइन है mn वो परपेंडिकुलर है ab पे। तो भैया यानी कि a1 a2 मतलब कौन है इसमें, जरा देखिए तो यही ना होता था a1 b1, ये वाला c1, इसका वाला ये वाला a2, ये वाला b2, ये वाला c2, है ना, ये वाला, है ना। तो बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मैं लिखता हूँ 2, आ रहा नहीं आ रहा, जरा देखूँ, हाँ आ रहा, ठीक है, देखना पड़ता है ना थोड़ा। तो 2 के साथ हो गया 2 लैम्डा -3 प्लस 3 से गुना करो, +3 के साथ 3 लैम्डा +3, अब +4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 के साथ हो गया 4 लैम्डा -8 बराबर क्या हो गया, 0 होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 लैम्डा -6 हो गया, 6 + 3 3 9 लैम्डा +9 हो जाएगा, प्लस 4 16 लैम्डा माइनस, चलिए ठीक 32, तो यहाँ पे -32 लिख देते हैं, इसको 0, है ना। अब इसको सॉल्व करना है और क्या, जिससे लैम्डा का मान आ पाएगा मेरा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लैम्डा को सॉल्व करते हुए सब लैम्डा में जोड़े तो 29 लैम्डा, फिर -29 लैम्डा, उसको उधर किए तो लैम्डा का मान 1 आ गया, ठीक है। अब इसी 1 को मैं इसमें बैठा दिया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 7। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए, 2 5 7। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स फुट ऑफ द कितने निकल गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 5 7 मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना बोला तो मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। लास्ट में आप लिख लेना अच्छे से, कोऑर्डिनेट फलाना ही जितना, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट हो गए n और n। अब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा, तो देखो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो ये n है ये m है, तो n का मान 3 - 1 11 लिखा, इसका 2 5 है। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया क्या, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 - x1 y2 - y1 और z2 -
Z1 का होल स्क्वायर करके 136 और प्लस 16 जोड़े तो Mn का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 53। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया इक्वेशन प्योर निकालना, तो इक्वेशन अभी मेरा बचा हुआ है। तो इक्वेशन देखो ना क्या है, x माइनस 3 2 लेमडा, लेमडा का मान 1 आया तो 2 माइनस 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1 होगा, तो -1 बैठा दो और क्या, फिर y प्लस 1 और बाई 3 लेमडा, तो 3 इंटू 1 कर लो तो 3 प्लस मतलब 6 हो गया और क्या बराबर, और यहाँ पे z माइनस 1 z माइनस 11 और 4 में से आप 8 घटा लो तो -4 होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन भी आपका निकल गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब यही एग्जाम में आपको ना इस कार्टिजन की जगह आपको वेक्टर फॉर्म भी दे सकता है, तो आप कार्टिजन में फिर चेंज कर लेना और जैसे बनाया हो वैसे बना लेना, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला बात इसमें नहीं है। आई होप आपको समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमेज, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है। अब इमेज में कोई भी क्वेश्चन में, जैसे सिंगल में भी क्वेश्चन में इमेज बोल सकता है निकालने, या फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन देखें उसमें भी साथ में इमेज बोल देता है निकालने के लिए। तो इमेज का एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इमेज के एक कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन डील कर लेते हैं जिससे हम लोग को इमेज का क्लियर हो जाएगा। इमेज अगर आए एग्जाम में निकालने तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात कि आपको बोलता है फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का इमेज निकालना। इमेज मतलब क्या होता है, जैसे वो भी बोलता है इन द लाइन, जैसे एक लाइन लिए, मैंने एक लाइन लिया ऐसा, इसको चलो मैंने रब करता, हटाओ इसको, मैंने एक लाइन लिया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, थोड़ा यहाँ साइड में लेते हैं, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x बाई 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 बाई 2, यहाँ हो गया z माइनस 2 बाई 3। इस लाइन का, इस लाइन पे आप एक पॉइंट लिए, वही परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने परपेंडिकुलर लिया, क्यों परपेंडिकुलर लोगे मैं बताता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर ये पॉइंट कितना है 1,6,3, ये जो 1,6,3 है ना, ये इमेज बनाएगा एकदम परपेंडिकुलर और इतना ही डिस्टेंस पर सॉरी। तो इसी के नीचे ना जैसे आप देखते हो, जैसे पानी उनी है, पानी में ऐसे देख रहे तो उसी के नीचे आपका इमेज बन रहा है, तो वो इमेज बनाएगा। ये जो इमेज जो कटता है ना वो इक्वल रेशियो में कटता है, मतलब 1:1, यानी ये बात तो समझो ये मिड पॉइंट होगा, इक्वल भाग में कटेगा। और ये मान लेते हैं अगर P है तो ये वाला पॉइंट Q होगा, और Q का आपको इमेज बताना है। Q का इमेज यहाँ पे जो भी होगा वो आपको यहाँ पर बताना है कि ये Q का इमेज क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इमेज मतलब समझ में आया ना क्या बोलता है, जो भी पॉइंट है उसे नेट परपेंडिकुलर उतना ही दूरी पे आपको, जैसे सिंपल भाषा आप समझो ना कि ये जो लाइन रहता है इक्वल रेशियो में करता है, तो ये पॉइंट ये इक्वल रेशियो में करता है, तो ये कोऑर्डिनेट आपको बताना है, ठीक है। ये निकालने के लिए ना मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूँगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला जो नॉर्मल वाला होता है ना, उसके हिसाब से ये 3 कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट तो है ही, बट हमको एक बीच का कम से कम पॉइंट चाहिए, ओके। तो बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको बीच वाला कोऑर्डिनेट मैंने निकालना सिखाया है। कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इस वाले को मान लेते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए MN मान लेते हैं, और क्या MNR, ये हो गया यहाँ का कोऑर्डिनेट MNR, ये है ना। और मान लेते हैं ये लाइन हमारा AB, चलो सही सब नेमिंग कर देते हैं, हमारा AB, चलो फिर ये हो गया हमारा N, ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का नाम हो गया M, ये तो Q है ही, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ आपको पता करना है वो मान लेते हैं STR, चलो ठीक है, STR, ये STR यहाँ कोऑर्डिनेट्स है। तब ये कोऑर्डिनेट है, ये पता करना तो मैंने आपको सिखाया था, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हो भैया STR, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये S आप X में डालोगे, ये T आप Y में डालोगे, ये R आप Z में डालोगे, ठीक है। तो डालते हैं, तो चूंकि मैंने S/T1 लिखा, और चूंकि ये किसके बराबर होगा, एक लैम्डा का, बताया था कि ये पूरा एक कांस्टेंट किसी न किसी के बराबर होगा, तो कुछ भी बैठा लो। तो T - 1/2 ये भी लैम्डा, और R - 2/3 ये भी लैम्डा। तो यहाँ से S = लैम्डा मिल गया एक मान, ठीक है। और यहाँ से हमको T - 1 = 2 लैम्डा मिल गया, ठीक है। हाँ ओके,
तो यहाँ से t माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा t माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ 2 लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ से r माइनस 2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, तो यहाँ से r इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2। हाँ, तो यहाँ से एस टी आर का वैल्यू मिल गया जो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप एस टी आर का मान लिख सकते हैं। तो मेरा एस टी आर का जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। ये इक्वेशन बना लिया आपने। तो इस 2 पॉइंट से इसका इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने आपको बताया इक्वेशन 2 पॉइंट से कैसे निकालते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये h2, ये y2 और ये z2। तो कैसे लिखोगे, x माइनस 1 फिर y माइनस 6 फिर z माइनस 3, है ना। और घटाओ ना, लैम्डा में से 1 गया, ये हो गया लैम्डा माइनस 1, ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो डैट मीन्स माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 5। अब ये हो गया 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, दैट मीन्स 3 लैम्डा माइनस 1। ओके, तो अब ये 2 लाइन, ये भी लाइन का इक्वेशन आपके पास है, ये भी लाइन का इक्वेशन आपके पास है। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं बताया था ना आपको, ये a1 b1 c1, ये वाला a2 b2 c2, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका लैम्डा माना जाएगा। फिर आप लैम्डा इसमें इजीली बिठा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये कोऑर्डिनेट आपको एक्यूरेटली मिल जाएगा। तो आप एक काम करो ना, आप ए बी वो परपेंडिकुलर है किस पे, एम एन पे, तो आप आराम से निकाल लो। चलो a1 a2 करो, 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस फिर आप 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस और 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू, इसका 0 बराबर। तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 4 लैम्डा माइनस 10, है ना, प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओ बीच में प्लस होगा ना, ओके। हाँ, देखिए लैम्डा माइनस 1 ठीक है, 2 लैम्डा माइनस 10 ठीक है, 3 लैम्डा 3 9 हो गया माइनस 3 हो गया। अब आप जरा देखो कि ये जो 9 लैम्डा है, 4 लैम्डा है और ये जो लैम्डा है, तो 9 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा यहाँ पे हो गया ना। और आपका माइनस 3 मतलब माइनस 10 माइनस 14, तो माइनस 14 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 14 लैम्डा इक्वल्स टू 14, तो लैम्डा इक्वल्स टू 14 बाई 14 कट के लैम्डा का मान आ गया 1। तो लैम्डा 1 आ गया आपका। तो अब आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1 बिठाओ, तो ये आपका 1 मिल गया। 2 इंटू 1 2 4 मतलब 3 होगा, तो चलो 3 हो गया। और ये 3 2 5, ये 5 हो गया, 1 3 5। अब इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जरा ध्यान देना आप इस लाइन को। ये हो गया n, ये हो गया m, ये हो गया q। मुझे q के कोऑर्डिनेट्स पते करने हैं, ठीक। मुझे m का कोऑर्डिनेट मिल चुका है 1 3 5, ये सब मिटाओ, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। अब मुझे n के भी कोऑर्डिनेट्स पते हैं, n का कोऑर्डिनेट्स है 1 6 3। अब याद करो, तो अब ये मिड पॉइंट में बोला था, ये मिड पॉइंट में सेक्शन डिवाइड होता है। जैसे इमेज वाला जो होता है वो मिड पॉइंट में डिवाइड होता है। तो इसके रेशियो जो m जो इसको डिवाइड किया है वो 1:1 हो गया, यानी mn हो गया ये वाला। अब मिड पॉइंट का तो आपको फॉर्मूला पता है ना, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट आपको पता करना होता है बीच वाले, याद करो ये कोऑर्डिनेट कैसे पता करता है, x इक्वल टू कैसे पता करते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, यही ना करते हैं। इसको मान लेते हैं ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। तो y के लिए क्या करते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2 करते हैं। फिर z के लिए क्या करते हैं आप, z के लिए करते हैं z1 प्लस z2 बाई 2 करते ना। तो चूंकि यहाँ पे x तो इस बार पता है हमको, तो x की जगह हम 1 लिख दिए, y भी हमको पता है तो मैंने 3 लिख दिया, z भी मुझे पता है तो मैंने 5 लिख दिया। अब x1 प्लस x2 यानी ये हो गया x1 y1 z1, है ना, और ये वाला हो गया x2 y2 z2, यही तो पता करना था। तो x1 की जगह मैं रखूँगा 1 और x2 मुझे नहीं पता है तो मैं x2 रख दूंगा। y1 की जगह रखूँगा मैं 6, y2 मुझे नहीं पता तो पता चल जाएगा। और z1 को रखूँगा मैं 3। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2
और एक जाएगा इक्वल्स टू x2, तो दैट मीन्स x2 इक्वल्स टू 2 में से 1 गया, कितना बचेगा जी? 2 में से 1 जाएगा 1, तो x2 का मान आ गया 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। मुझे q के कोऑर्डिनेट्स इमेज मिलना स्टार्ट हो गया, देख लो, है ना। फिर मैं यहाँ पे 6 बराबर 6, तो मतलब 6 - 6 दैट मीन्स y2, दैट मीन्स y2 इक्वल्स टू 0। तो मुझे y2 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 0, और मुझे लास्ट का चाहिए ना, तो 10 - 3 इक्वल्स टू z2 दैट मीन्स 7। तो 7 और क्या, 7 मतलब z2 कोऑर्डिनेट 7। तो मुझे इमेज कितने मिले? तो मेरा ये जो इमेज आया वो मेरा आ गया 1 0 7। समझ में आया? देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा और किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो स्पेशली कमेंट कर बताइए, इस पर स्पेशली हम वीडियो बना के देंगे। और अगर आपको कोई यहाँ फीडबैक देना हो तो आप अपना जो भी फीडबैक अच्छा लगा, खराब लगा या जो भी चीज़ है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच।